हम पे गुजरी सो गुजरी, मगर शबे हिजरां हमारे अश्क तेरी आकबत संवार गए। जब से मैंने सियासत में कदम रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह करप्शन मेरे करीब से नहीं गुजरी या मैं करप्शन के करीब से नहीं गुजरा। ये जो कराची में 4 से ज्यादा शाह के वफादार बन के मेयर कराची ने तोड़ फोड़ की है, अब वो मलबा वहीं पर पड़ा हुआ है। हमारी हुकूमत ने आके सिर्फ इदारों को इंडिपेंडेंस दी है, आज़ादी दी है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि ये सारे मुकदमात आगे बढ़ रहे हैं और जो जो आगे बढ़ रहे हैं आप देख रहे हैं ताश के पत्तों की तरह ये लोग बिखर रहे हैं। वेलकम नाजरीन, प्रोग्राम डीएनए के साथ हाजिर हैं। मैं हूं अंजुम रशीद और मेरे साथ हैं खुशनूद अली खान। नाजरीन, आज के जो अहम इश्यूज़ हैं, अहम मसाइल हैं, अहम खबरें हैं, वो एक तो यह है कि मिनी बजट जो है उसका इशारा दिया है वज़ीर ख़जाना ने, और मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ मुकदमा चलाने वाली अदालत ने बताया है कि 24 दिसंबर को मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो है वो फ़ैसले का ऐलान होगा। इसके अलावा जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो है वो करतारपुर बॉर्डर खोलने के नताइज के बारे में कुछ तनकीद की है और उसके दूररस नताइज की तरफ इशारा किया है, और दूसरे इश्यूज़ भी हैं। इन सब पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब ने इशारा दिया है कि एक मिनी बजट भी आ सकता है और नए टैक्स भी लग सकते हैं। अब ये इस गवर्नमेंट की नाज़रीन के आने के बाद ये तीसरा बजट है। पहला बजट तो जो है वो अबूरी हुकूमत ने पेश किया था, फिर दूसरा बजट पेश किया, अब तीसरा बजट पेश किया। अब मसला यह है कि ये हुकूमत जो है इसका दावा था कि ये पाकिस्तान में लोगों की माशी हालत को बेहतर करेगी और पाकिस्तान के अवाम का सबसे बड़ा मसला जो है इनकी मईशत है, इनकी महंगाई है, गुर्बत है, और हुकूमत की भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान की मईशत है। लेकिन नज़र ये आया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मईशत के बारे में मुकम्मल तौर पर अनाड़ी है, और अब इसे जो है वो तीसरा बजट पेश करना पड़ गया है, और ये इससे पहले ये कैलकुलेट ही नहीं कर सके, ये हिसाब ही नहीं लगा सके कि आइंदा साल इनके क्या अखराजात होंगे और क्या अदायगियाँ होंगी और कैसे करना होगा। खुशनूद अली खान, इतना बड़ा अनाड़ीपन का सबूत जो है, ये तो दावे कर रहे थे कि ये मईशत को जो है वो बेहतर कर देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अनगिनत दरूद सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनकी आल पर और उनकी औलाद पर। अंजुम रशीद साहब, आप जो मौजू लाए हैं मैं ज़रा उससे मुख्तलिफ बात करने लगा हूँ। आप शहर लाहौर में बैठे हैं और ये मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान है। लोहारी में अभी थोड़ी देर पहले 24 ने ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि एक बच्ची की लाश लोहारी के एरिया में लटकती हुई मिली है। अंजुम रशीद, इसका खौफनाक पहलू ये है कि ये मुझे ज़ैनब केस से मिलता जुलता केस लगता है। मैं स्क्रीन की तरफ नहीं देख सकता इस बच्ची की लाश को। ये यार अगर हो सके तो प्लीज हटा दें। इस मुल्क में क्या हो रहा है बच्चियों के नाम पे? इस बच्ची मां भी उम्रे के लिए है, उम्रे के लिए गई हुई है, और इस बच्ची को कैसे मारा गया, कैसे लटकाया गया? अंजुम रशीद, अगर पंजाब की पुलिस में कोई जान होती, सिफारशी SHO ना लगते, ये जो इस हुकूमत ने कहा था हम कल्चर तब्दील कर देंगे, अगर वहां लोहारी में कोई सिफारशी SHO ना होता तो इस बच्ची की लाश लटकते हुए ना मिलती। मैं देखता हूं आज गवर्नर चौधरी सरवर रात को सोते हैं, इस बच्ची की लाश देख के कैसे सोएगा वो आज रात को? और गवर्नर बन के कैसे सोएंगे जनाब उस्मान बुज़दार?
महरूम इलाकों के लोग लाहौर के महरूम लोगों के साथ, लाहौर के मजलूम लोगों के साथ कैसे आइडेंटिफाई करते हैं आज, ये भी मैं देखूंगा। और मैं ये भी देखूंगा कि तब्दीली का नारा लगाने वाला प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान आज रात गर्म बिस्तर से निकलकर इस बच्ची के मामले को कैसे मॉनिटर करते हैं। मैं तो यह भी देखूंगा कि कौन सा सियासतदान आज वहां पहुंचता है। मैं तो यह भी देखूंगा कि इंसानी हकूक की वजीर शीरी मज़ारी क्या रातों रात वहां पहुंचती है और इस बच्ची के मामलात को देखती है। मैं तो यह भी पूछूंगा कि पंजाब का वजीर दाखिला क्यों है, कौन है, और वो अभी तक क्यों नहीं पहुंचा वहां। मैं आवाज दे रहा हूं पंजाब के वजीर दाखिला को, मैं आवाज दे रहा हूं आईजी पंजाब को, मैं आवाज दे रहा हूं जिम्मेदारों को, पंजाब के जिम्मेदारों को। शहबाज शरीफ बुरा था ना, अब जाओ आप और पता करो ये बच्ची क्यों मारी गई है, कहीं ये ज़ैनब की तरह की कोई और स्टोरी तो नहीं है। और मैं ये भी पूछता हूं, आप हमेशा मीडिया को इसलिए दबाते हो कि मीडिया आपका असल चेहरा दिखाता है। कौन है एसपी लोहारी के इलाके का, कौन है? और वो पहुंचा है और उसने देखा क्या हुआ। और ये भी बताओ कि ज़ैनब के कत्ल केस में जिस एसएचओ ने एफआईआर दर्ज करने के लिए पैसे मांगे थे उसका क्या किया तुमने। और ये भी बताओ कि उन बाकी पुलिस अफसरों का क्या हुआ जो उस केस में रखना डाल रहे थे। खुदा के लिए यार, यहां जुल्म आया हुआ है, भेड़िया फिर रहे हैं, वैसी फिर रहे हैं। खान पाकिस्तान और इस मुल्क की ज़ैनबें, इस मुल्क की ज़ैनबें तलाश कर रही हैं किसी नजात दहिंदा को। ओ खुदा के लिए भाई, खुदा के लिए, खुदा के लिए जाओ यहां। मेरी तो तबीयत आते ही खराब हो गई जब मैंने ये तस्वीर देखी। मैंने प्रोड्यूसर को इसलिए कहा है कि ये हटा दो। खुशनुदी खान, बात यह और इमरान साहब की जो बीवी हैं खातून अव्वल बुशरा बीबी, बुशरा बीबी सारे काम छोड़ दो, पहुंच जाओ लाहौर। इस बच्ची की तदफीन तक नहीं, इस बच्ची के कातलों और इस बच्ची के साथ जुल्म हुआ है या नहीं हुआ, आप इस बात को यकीनी बनाओ। मेरा आपको मशवरा है बुशरा बीबी कि आप दुनिया के काम छोड़ दें। अल्लाह ने आपको इस मुल्क की खातून अव्वल बना दिया, शायद इन बच्चों के लिए बनाया हो, सिर्फ यतीम खाने वाले बच्चे नहीं। ये बच्चे जो बेगुनाह मारे जाते हैं ये भी आपके जिम्मा हैं। बुशरा बीबी, खुदा के लिए आज रात जाओ लाहौर और इस बच्ची के कातिल तलाश करो और पता करो कहीं ये अगली ज़ैनब तो नहीं है। खुशनुदी खान, एक बात तो यह है कि ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि फौरी तौर पर कातिलों को ढूंढे, और लेकिन ये वाकयात मुसलसल तसलसल के साथ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुसलसल रूनुमा हो रहे हैं। और उसकी एक वजह यह भी है खुशनुदी खान कि पाकिस्तान का माशरा बीमार माशरा है। वो औरतों पर जिनसी हमले करता है, औरतों को तशद्दुद का निशाना बनाता है, और फिर बच्चियां भी उनके हाथ से नहीं बच पाती, और बच्चियां जो है इस जुल्म का शिकार हो जाती हैं। हमें इस पहलू पर भी सोचना चाहिए कि इस बीमार माशरे की इस्लाह भी होनी चाहिए। दो, इसका रिजल्ट हो सकता है ये बहुत ही खौफनाक स्टोरी हो, ये अगली वो ज़ैनब की स्टोरी हो। बच्ची का कत्ल जो है वो मैंने जैसे इसका नाम लिया है, वरना मैं कल पूछूंगा, कल का प्रोग्राम सिर्फ इस पे कर लूंगा मैं और पूछूंगा कि क्या किया आप सब ने जिनको मैंने आवाज दी। इस मुल्क में कोई हुकूमत है? इस मुल्क में कहते हो कानून की हुक्मरानी है, ये कानून की हुक्मरानी है। 9 साल की बच्ची जो है वो किसी का क्या बिगाड़ सकती है? हुकूमत में किसी को क्या अज़ियत दे सकती है? देखें, आपसे तो गुलाम हैदर वाही अच्छा था जो सुबह छपी हुई को खबर देखता था। उस जमाने में मीडिया ऐसे नहीं था, तो वो उस एसपी को कहता था कि मुझे चाहिए इसका रिजल्ट। आप नहीं पूछते हैं, आपके और मसाइल हैं, आपके असद उमर हैं, आपके कोई वजीर हैं, कोई दाएं जा रहा है, कोई बाएं जा रहा है, दिन में अपनी शक्ल दिखाने की आदत है, दिन में 20-20 बार आ जाते हैं स्क्रीन पे और मीडिया को जरगमाल बनाया हुआ। काम कर लो कुछ।
खुशनूर खान, माशरा जो है वो गैर महफूज तस्वुर करता है, माशरा जो है दबाव में तस्वुर करता है, माशरा जो है वो शदीद दबाव का शिकार होता है। और ये 9 साल की बच्ची किसी का क्या बिगाड़ सकती थी? 9 साल की बच्ची क्या कर सकती थी? किसी को क्या नुकसान पहुंचा सकती थी? सिवाय इसके कि वो सिर्फ एक बच्ची है, एक और था जी, सब बन गए हैं, अब अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। आप ठीक कह रहे हो कि पुलिस जो है वो फौरी तौर पर कातलों तक पहुंचकर कुछ ना कुछ रिलीफ पहुंचा सकती है, लेकिन इसका मुस्तकिल हल भी होना चाहिए कि पाकिस्तान का माशरा जो है वो बीमार माशरा है। पहुंचा सकती है। वो जो मक्के में बैठी है, वो जो मदीने में है, मां इसकी क्या सोचेगी? मैं कौन से व्यासी माशरे से अपने अल्लाह के हजूर और जनाब रसूलुल्लाह के कदमों में हाजिर हुई है? मेरे साथ तो जुल्म हो गया, मेरी बच्ची के साथ जुल्म हो गया, वो क्या आके देखेगी? अच्छा खुशनूर खान, उसकी मां को पहुंचाने का इंतजाम भी करो, वापस पहुंचाने का इंतजाम करो। हुकूमत वालों, ये आपकी जिम्मेदारी है। तुम कहते थे हजरत उमर का दौर आएगा, हम इंतजार में हैं कि हजरत उमर का दौर आए। अच्छा, जो आज जो सेनेट की कमेटी में जो वजीर खजाना ने कहा है कि वो नया एक मिनी बजट ला रहे हैं, ज़मनी बजट ला रहे हैं, आप देखें कि इस हुकूमत की इससे ज्यादा नाहली क्या हो सकती है कि वो जो है अभी 2 महीने पहले बजट आया, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। मतलब यह है कि ये नाहलों की हद है कि इसको कैलकुलेट ही नहीं कर सके अब तक। देखिए, मैंने तो आपको पता है मैं थोड़े ज्यादा सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल कर गया था जनाब असद उमर के बारे में, मैं उस पर माजरत खा हूं, लेकिन मैंने कह दिया है असद उमर से ये मुल्क और इसकी इकानमी ना सीधी हो सकती है ना संभल सकती है। मैं कोई असद उमर का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन ये असद उमर के बस की बात ही नहीं है। ये इनसे ना कोई थिंक टैंक बना है, सब जेली था। वो बड़े थिंक टैंक हैं जी, बड़ा सोचते हैं जी, मुल्क है जी, प्लानिंग है जी, सब ऐसे ही था, सब फर्जी था। आप देखें आज शीरी रहमान ने असल बात और की है, या आपने मिनी बजट वाली बात की है। सवाल यह है मिनी बजट क्या होता है? बजट होता है, और आपने कह दिया कि उसमें टैक्स लगा रहे हैं। खुदा का खौफ करो यार असद उमर, खुदा का खौफ करो। वो लोगों का जीने दो इस मुल्क में, लोगों से हक ना छीने इस मुल्क में जिंदा रहने का। आप ये बता दें, आपने कहा मैं इंक्वायरी के लिए तैयार हूं, आप ये बता दें कि उस दिन अरबों खरबों किसने कमाया? असद उमर साहब, आपकी इजाजत से स्टेट बैंक ने पैसा बढ़ाया था, आप इसका हिस्सा हैं। आज इन्होंने ये भी कहा कि रुपए की कीमत में कमी या इजाफा जो है वो गवर्नर स्टेट बैंक और वजीर खजाना की मर्जी के बगैर नहीं आ सकता। और शहरी रहमान ने जो मुतालबा किया है कि जब डॉलर की कीमत में एकदम शूट हुई तो उसकी वजह क्या थी, जरा हम शहरी रहमान साहब को सुन लें, फिर इसके बाद बात करते हैं। जब करेक्शन की जाती है एक दिन में, तो रातों रात लोगों के खरबों रुपए बनते हैं जिनको मालूम होता है, और क्लियरली यहां कुछ लोगों को मालूम था। अच्छा, अब शहरी रहमान कह रही है कुछ लोगों को मालूम था, लेकिन वजीर आजम उस दिन कह रहे थे कि मुझे मालूम नहीं है। मालूम था ना, वजीर खजाना को मालूम था। वजीर खजाना कह रहे हैं इनके जो लोग मार्केट में ये बाकायदा कारोबार है। ये पहले एसआरओ जारी होते थे, अब ये डॉलर की कीमत जो है वो बढ़ा देते हैं। ये कारोबार है, मुल्क डूब रहा है, ये अरबोंपति खरबोंपति हो रहे हैं। मैंने कहा मालूम करो ये कहां से आए हैं, जनाब असद उमर कहां से आए हैं, इनकी स्पेशलाइजेशन क्या है। ये वही है जो अंग्रेजों को डबो के आए हैं। अब मुल्क जो है उसके साथ क्या हो रहा है मुझे नहीं पता है, लेकिन मुल्क के साथ ये खिलवाड़ नहीं करें। और शीरी रहमान ने दिल से ये बात पूछी है, और आप कहते हैं इंक्वायरी कराएंगे, इंक्वायरी कराएं, करवा लें इनको। FIA से इंक्वायरी करवा लेनी चाहिए थी। शहरी रहमान के कहने के बाद पूरा पाकिस्तान जो है तशवीश में है कि जो रातों रात जो है वो रुपया इस कदर नीचे गिरा कि पाकिस्तान की तारीख में नहीं गिरा। कहा DNA में, मैं मुसलसल कह रहा हूं कि मुझे ये बताओ ये किसने पैसा। शीरी रहमान ने तो सेनेट में कहा तो खबर बन गई ना। ये मेरे जैसे आम आदमी को 10 दफा इस प्रोग्राम में कहा है कि किसने कमाया पैसा, वो क्यों नहीं बात करते हो? पैसा बताओ किसने बनाया है। और इंक्वायरी तब होगी असद उमर के पहले आपको बतौर वजीर मुअत्तल किया जाएगा।
मुअत्तल आप और वजीर नहीं होंगे तो सही इंक्वायरी खुशबू होगी, अली खान, वरना इंक्वायरी नहीं होगी। ये जो नए और आपके होते हुए कैसे इंक्वायरी होगी? आप तो शामिल हैं इसमें। ये जो नए बजट की बात कर रहे हैं, ये भी अवाम पर महंगाई का और टैक्सों का एक अजाब डालने जा रहे हैं, एक नया बोझ डालने जा रहे हैं। जबकि पहले ही जिसकी तनख्वाह 15,000 थी वो 10,000 रह गई है। लोग पहले ही गुर्बत का और महंगाई का शिकार हैं और नजर ही आ रहा है कि अब आइंदा 2 माह बाद कमीज खोल के, बटन खोल के बंदा जो है वो गला फाड़ ले और आ जाए सड़क पे और अपने बच्चों को भी सड़क पे ले आए। ये लोगों को सड़कों पर ला रहे हैं। यही है जो मैं कहता हूं कि इस मुल्क में खाना जंगी होने वाली है। लोगों ने रोटी छीन के खानी है जिंदा रहने के लिए। क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ? इनको हटाएं जनाबे इमरान खान। मैं तो वास्ता दे सकता हूं, हटाएं इनको, हटाएं। ये नहीं संभाल सकते, किसी और को लगा दें। नहली की हद है कि 2 महीने पहले ये कैलकुलेट ही नहीं कर सके कि क्या आने वाला है। ना इनको IMF का अंदाजा था, ना इनको पाकिस्तान के अखराजात का अंदाजा था, और ये ना इनके पास कोई हिसाब था, ना कोई माहिर मैशिया था। अच्छा खुशबू अली खान, हमें ब्रेक पे जाना है। आप जो ब्रेकिंग न्यूज बताना चाह रहे हैं वो पहले बता दें। देखिए, मैं बताना चाहता हूं जनाबे महमूद खान के बारे में, जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं। महमूद खान को सुन ले। कल कहा था कि मैं शायद, हाँ जी, महमूद खान को। अच्छा खुशबू अली खान बता दें, जरा कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, आप ब्रेकिंग न्यूज दे दें। अच्छा, सूरत यह है कि कल महमूद खान ने कहा था कि मैं शायद उस वक्त वजीर नहीं था टूरिज्म का। मैं उनसे 10 मरतबा अर्ज करता हूं कि आज नैब के तर्जुमान से जब मैंने ये सवाल पूछा नवाजिश अली खान से कि ये कह रहे हैं आपने उन्हें क्यों मतून कर दिया, तो उन्होंने कहा ये वाली बात नहीं है। हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक उस वक़्त जनाबे महमूद खान वजीर टूरिज्म थे खैबर पख्तूनख्वा के। लिहाजा सब सुन लें कि ये स्क्रीन पे आके भी झूठ बोलते हैं, ये स्क्रीन पे आके भी सच नहीं बताते, ये स्क्रीन पे आके भी अपने बारे में नहीं मानते, दूसरों को दुश्मन तराजी करते रहते हैं, दूसरों पर इल्जाम लगाते रहते हैं और अपनी मंजी थले डगोरी नहीं फेर दे। अच्छा जरा शॉर्ट जो आप कह रहे हैं कि महमूद खान ने क्या कहा? उन्होंने मुझे कहा कि उस वक्त आप टूरिज्म के मिनिस्टर थे, तो मैंने कहा मैं टूरिज्म का मिनिस्टर था, लेकिन ये अभी मुझे पता नहीं कि उस वक्त फिर मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट चला गया था, तो ये प्रॉपर्ली अभी मुझे पता नहीं कि मैं उस वक्त जब ये चीज़ें हो रही थी कि पोर्टफोलियो मेरे पास था कि नहीं। मैंने क्योंकि मैंने केस स्टडी किया ही नहीं है, तो उससे मेरा कोई ताल्लुक है ही नहीं, तो इसलिए उन्होंने प्रॉपर्ली बुलाया था, मैंने ये जवाब दिया कि इस केस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अब देखिए महमूद खान कह रहे हैं कि मैंने तो केस का मुताला ही नहीं किया, तो मुताला नहीं किया और वो जो है वो नहीं कहते हैं मुझे पता ही नहीं, मैं आपाशी में चला गया था। भाई कैसे आदमी है इस मुल्क के एक बहुत ही अहम सूबे का वजीर आला कह रहा है मुझे पता नहीं, मैंने फाइल नहीं देखी। भाई आप देख लोगे, अगर नैब ने ठीक काम किया और नैब ने आपके वजीर आला होते हुए आपको राहत न दी, तो इंशाल्लाह आपको 2 दिनों बाद तारे नजर आ जाएंगे और यह भी याद आ जाएगा कि फाइल कौन सी थी और आपने दस्तखत कौन से किए थे और वारदात क्या की। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर आला रहेंगे खैबर नाज़रीन, यहाँ पर हम लेंगे और दूसरों को कहेंगे वो मुस्ताफी हो। और ब्रेक के बाद बताएंगे कि फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि करतारपुर का रास्ता, करतारपुर की सहूलत दे के पाकिस्तान ने गलती की है और ये गलती जो है वो खतरनाक हो सकती है। ये कैसे खतरनाक हो सकती है, इसकी तफसील में जाने से पहले एक छोटी सी ब्रेक है और ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे। साहब को भी लाइन पर ले लें, जरा उनसे भी पूछेंगे हम। ठीक है नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हमने जाने से पहले कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान के पर तनकीद किया, पाकिस्तान की हुकूमत पर और इमरान खान पर, कि उन्होंने करतारपुर के बॉर्डर के बारे में एक डिप्लोमेटिक मिस्टेक की है जिसके जो है वो ख़तरनाक नताइज भी हो सकते हैं। इस पर हम मुजीबुर रहमान शामी साहब से भी राय लेंगे, लेकिन मैं रिक्वेस्ट ज़रा पहले हम वो फजलुर रहमान साहब की बातचीत देख लेंगे। फजलुर रहमान क्या कह रहे हैं? मौलाना फजलुर रहमान, अगर हिंदुस्तान की रियासत शामिल नहीं तो फिर बराह रास्त सिखों के साथ राब्ता करना और जिसके पीछे खालिस्तान का नारा भी मौजूद हो,
अगर आज हम हिंदुस्तान हुकूमत को नजरअंदाज करके और हिंदुस्तान की रियासत को नजरअंदाज करके एक कौम और बिरादरी के साथ डायरेक्ट मामला करते हैं, क्या हम हिंदुस्तान को ये इजाजत नहीं दे रहे कि कल वो सिंधी कौम परस्तों के साथ बराह रास्त बात करे, कल वो बलोच कौम परस्तों के साथ बराह रास्त बात करे, कल वो पश्तून कौम परस्तों के साथ बराह रास्त बात करे? और जब आप कहते हैं कि सिख पाकिस्तान में आए और हम उनको रास्ता दे रहे हैं, तो फिर अफगानिस्तान कहेगा कि कबाइलिस्तान के लोग वो अफगानिस्तान में आए, बगैर वीजे के आए। जब आप उधर से ये रवैया करेंगे, अफगानिस्तान इधर से ये रवैया करेगा, आप बताएं पाकिस्तान के मुस्तकबिल को आप क्या बनाना चाहते हैं? अच्छा नाज़रीन, फजलुर रहमान जो है वो एक हद तक जो है वो बात तो दुरुस्त कर रहे हैं कि हिंदुस्तान को ये हम मौका दे रहे हैं, हिंदुस्तान को हम जवाब दे रहे हैं कि वो बलूचिस्तान में अगर मुदाखलत कर रहा है तो ये उसका हक है। हालांकि वो मुदाखलत जो है वो करतारपुर के से पहले से कर रहा है और उसने मुदाखलत आइंदा भी करनी है, लेकिन हमारी जानिब से जो है वो एक मिस्टेक हुई है कि हम साहब, शामी साहब मेरा ख्याल है लाइन पे आ गए हैं। अच्छा, उनसे बात कर लें। शामी साहब, आपका क्या कमेंट है कि फजलुर रहमान वो कह रहे हैं कि हमने हिंदुस्तान को जो है वो मौका दे रहे हैं? देखें, मौलाना फजलुर रहमान का मुझे बड़ा एहतराम है, लेकिन इलेक्शन हारने के बाद वो कुछ तवाज़ुन खो बैठे हैं। अब उन्होंने जो बात कही है इससे कोई यानी इत्तेफाक नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो करतारपुर की राहदारी है उसका मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। सिखों से कोई ऐसी बात नहीं की गई या ऐसा कोई कि इंडियन गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर उनसे मामला कर लिया गया हो। एक तजवीज पेश हुई जो बड़े अरसे से यानी तजवीज ज़ेर गौर है और हुकूमत पाकिस्तान ने उसे कबूल कर लिया और भारतीय हुकूमत को इत्तला दी और भारतीय हुकूमत ने भी उसे कबूल कर लिया। तो इसमें यानी कहाँ मसला पैदा होता है कोई सिखों से गुफ्तगू करने का? मुजीबुर रहमान शामी साहब, भारतीय हुकूमत ने एक तो ना तो हमने तजवीज़ पेश की भारतीय हुकूमत को और ना ही भारतीय वजीर खारजा से बात की और ना ही भारतीय हुकूमत ने उसे कबूल किया और भारत ने ना ही को अपना डेलीगेशन भेजा। वो जो 2 वजीर आए थे उनके, वो इनफरादी हैसियत में आए थे, ये भारतीय हुकूमत ने उनके आने से पहले वजाहत कर दी थी। ये हमारी मिस्टेक है। देखिए, भारतीय जो नायब सदर हैं उन्होंने अपनी तरफ उस ज़रादारी की बुनियाद रखी है, संग बुनियाद रखा है उसका। वहाँ एक तकरीब मुनक़िद हुई है। अगर भारतीय हुकूमत को ये कबूल ना होता तो वहाँ अपने हिस्से में वो राहदारी क्यों तामीर करते? वो उन्होंने बॉर्डर तक वो राहदारी तामीर करनी है, उसके आगे हम उसकी तामीर करेंगे। तो ये भारत ने तो बिल्कुल कॉन्सेंट दी है, उसकी मर्जी के खिलाफ थोड़ी काम हो गया है। क्यों खुशबू साहब, आप कैसे देख रहे हैं शामी साहब? इसमें शामी साहब मैं इसको जरा और तरह से सवाल आपको कल की खबर के हवाले से, जो पंजाब असम्बली या मशरकी पंजाब की असम्बली, उन्होंने करारदाद पेश किया कि ये बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन साथ ही ये तजवीज़ पेश कर दी है कि जो वो हिस्सा जो है 3 किलोमीटर का एरिया वो इंडिया को दे दिया जाए और बदले में ज़मीन ले ली जाए। आप शामी साहब इसे कैसे देखते हैं? और वैसे जो मौलाना फजलुर रहमान जो थ्योरी पेश कर रहे हैं उसमें क्या फलाह या खला है? देखिए, वो जो भारतीय असेंबली ने ये करारदाद मंजूर की है वो उस बंदे के एक दरखास्त है हुकूमत पाकिस्तान को, हम उसे कबूल नहीं करते। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम उस पर कब्जा कर लेंगे जबरदस्ती जाके। उन्होंने माना है कि वो पाकिस्तान का इलाका है, तो उन्होंने कहा आप हमें 18,000 एकड़ जमीन या 8,000 एकड़ जमीन वो देने को तैयार हैं और ये इलाका उनको दे दिया जाए। ये तो एक यानी ख्वाब है उनका जो उन्होंने देखा है और ना पाकिस्तान ने इसे तस्लीम करना है और ना कोई पाकिस्तान पर ये बात मुसल्लत कर सकता है। तो इसलिए वो जो रेजोल्यूशन है, अगरचे के मैं समझता हूँ कि सिक्काशाही का वो नमूना है और उसे इस तरह से पेश नहीं करना चाहिए था, ना कबूल करना चाहिए था, लेकिन उसको एक तजवीज़, एक दरखास्त समझी जा सकती है, इससे ज्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं है। अच्छा शामी साहब, क्या ये बेहतर ना होता? सर, हमारे वजीर खारजा ने कहा था कि ये गुगली है इमरान खान की। अगर ये इमरान खान की गुगली है
तो फिर मौलाना फजल रहमान ने जो चीज़ें कही हैं सिंध के नेशनलिस्टों के बारे में, बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा के, फिर वो बात ठीक नहीं लगती। और अफगानिस्तान को जो जोड़ा है उन्होंने इसके साथ, देखिए जो हमारे वजीर खारजा ने कहा था कि गुगली है, उसका मतलब यह है कि उन्होंने एक ऐसी रियायत दी है कि भारतीय हुकूमत जो है उसका इनकार भी नहीं कर सकती और पाकिस्तान के साथ खुशी में शरीक होने को तैयार भी नहीं है। तो वो तो एक वजीर खारजा का एक तरीके अजहार था, जो कुछ उन्होंने कहना था कह दिया। लेकिन मौलाना जो बात कह रहे हैं, यानी खैबर पख्तूनख्वा में या बलोचिस्तान में किसी अंसर के साथ अगर कोई बराह रास्त मुज़ाकरात करेगा या बातचीत करेगा हुकूमत पाकिस्तान की ख्वाहिश के खिलाफ या उसके खिलाफ साजिश करेगा, तो इसकी कौन इजाजत दे सकता है? और यानी दोनों बातों में कोई मवाजना किया ही नहीं जा सकता। वो एक खैर सगाली की बात है, एक तजवीज पेश थी, जेर गौर थी, इसे कबूल कर लिया गया। उससे यह कहा मतलब अगर मौलाना फजलुर रहमान से इंडिया बातचीत करता है, फर्ज करे, तो वो पाकिस्तान के किसी मसले के बारे में गुफ्तगू करेगा ना, तो इसमें क्या हमें कोई एतराज नहीं होगा। मौलाना चाहे तो गुफ्तगू कर ले इंडिया से। नहीं शामी साहब, अगर मौलाना फजलुर रहमान अगर वो बलूचिस्तान के नेशनलिस्टों से बात करें और पख्तूनख्वा के नेशनलिस्टों से बात करें तो हमारा रवैया क्या होगा? हमें एतराज नहीं होगा, आप कह रहे हैं। देखिए ये बात वो है ही नहीं। ये कोई सिखों ने कोई भारत की हुकूमत से बगावत करते हुए एक मुतालबा पेश नहीं किया। या तो दिल्ली की हुकूमत कह रही होती कि हम इस बात को नहीं मानेंगे और वो जबरदस्ती राजदारी तामीर करते वहां लोग। भारतीय पंजाब ने ऐसा नहीं किया ना, भारतीय हुकूमत ने उस पे फरीक बनकर उसको राजदारी की तामीर का आगाज किया है और ये भारत की तरफ से तजवीज पेश की जाती रही है पहले भी। तो ये तो एक तजवीज है, उसको एक मंजूर कर लिया गया सिद्धू साहब के आने से। शामी साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मोहब्बत। शामी साहब जो बात कर रहे हैं, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि नवजोत सिंह सिद्धू जिससे जो है वो पाकिस्तान ने जरा मैं आपको देखें करतारपुर की पेशकश की थोड़ा मैं आपको एक खबर सुना दूं, फिर कोई वक्त होगा तो बात कर लेंगे। ठीक है। वो अफसर विफाक का, वो अफसर जिसने कोयती बैग चोरी किया था, जिसका नाम जर्रार हैदर था, ये आप देखें ब्यूरोक्रेसी ने कैसे मुल्क को चुंगल में लिया हुआ है, और इमरान खान को भी और इमरान खान के गिर्द लोगों ने भी, कि उस जर्रार हैदर को अब अगली पोस्टिंग के लिए एक जगह वापस पोस्ट किया गया, अब वो अगली पोस्टिंग पर चला जाएगा। इस मुल्क के साथ ये भी एक खिलवाड़ हो रहा है और इमरान खान के इर्द गिर्द हैं वो लोग जो ये काम कर रहे हैं। जी अंजुम साहब, भाई पूरी दुनिया में पाकिस्तान की हुकूमत की साख को इन्होंने जो है वो डैमेज कर दिया है। हुकूमत ठीक है इमरान खान को मिली है, वो इलेक्ट हुए हैं, लेकिन ये इमरान खान की कोई पार्टी की या इमरान खान की कोई जाती प्रॉपर्टी नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के तमाम अवाम की प्रॉपर्टी है। उसको इस तरह डैमेज करना कि एक चोर जिसने जो है एक गैर मुल्की मेहमान का बैग चुराया, उसको जो है सजा देने की बजाय उसको नवाजना या उसे हुकूमत में मुसलसल रखना, ये पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की हुकूमत को और पाकिस्तान के अवाम को जो है वो डैमेज करने की कोशिश है। तो ये क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। ये नवाज देते हैं, कुछ दिन चुप हो जाते हैं और फिर नवाज देते हैं जिसको नवाजना चाहते हैं। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो रहा है। चोर जो है उसका पोस्टिंग देने वाले हैं अब। अच्छा खुशनुद्दीन खान, एक और जो पिछली बात भी थी उसमें भी नवजोत जो है वो कांग्रेस के लीडर हैं और जो हुकूमत है वो बीजेपी की हुकूमत है, तो हमें बीजेपी से बात करनी चाहिए थी, ये बेहतर होगा। मैं फजलुर रहमान से ज्यादा डिसएग्री नहीं करता। अच्छा खुशनुद्दीन खान, अभी हम एक जाना है हमें ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि 24 दिसंबर को मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो फैसला आने वाला है वो पाकिस्तान के आइंदा सियासी मुस्तकबिल पर और पाकिस्तान की रियासत के बारे में क्या असरात पैदा कर सकता है। नाज़रीन रहिएगा, एक छोटी सी ब्रेक है। वेलकम बैक नाज़रीन, नैब अदालत ने ऐलान किया है कि वो 24 दिसंबर को मियां नवाज शरीफ के खिलाफ 2 मुकदमात का अनाउंस करेगी और अगर ये 2 मुकदमात का फैसला अगर
वाज़े तौर पे आता है तो उसके और नताइज होंगे। अगर मुबहम हुआ और उसमें कन्फ्यूजन का शिकार हुआ या कमज़ोर फैसला हुआ तो उसके पाकिस्तान की तारीख पर बहुत मुख्तलिफ असरात होंगे। खुशनुद्दीन खान, आप कैसे देख रहे हो कि अगर ये फैसला मुबहम होता है तो क्या होगा? देखें, पहली बात तो ये है कि आपको मालूम है ना कि 25 तारीख जनाब नवाज शरीफ की सालगिरह है, और एक बहस ये है कि वो सालगिरह जेल में गुजारेंगे या आज़ादी में गुजारेंगे। अच्छा, फिर मामला ये है कि नवाज शरीफ ने आज जो शेर पढ़ा है वहाँ पे, मैं तो उसके हवाले से बड़ी अजीब मतलब मैं उस वक्त से सोच रहा हूँ कि मियाँ साहब के जो ये जो है कि हम पे जो गुजरी सो गुजरी शबे हिजरा, मगर शबे हिजरा हमारे अश्क तुम्हारी आकबत संवार चले। ये मियाँ साहब किसको कह रहे हैं? ये इस मुल्क को कह रहे हैं। आकबत संवर गई है, इस मुल्क की बात कर रहे हैं। अच्छा खुशनुद्दीन खान, आप मियाँ नवाज शरीफ को, आपसे अगर इत्तफाक कर लूं मैं, वो कह रहे हैं मैं कुर्बानी दे रहा हूं उस मुल्क के लिए और उस मुल्क की आकबत संभाल रहा हूं। कि मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं कि मेरी कुर्बानी जायज हो गई है, मैंने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दे दी है। जब कुर्बानियों का मौसम आ गया, जब खुद लोग तैयार हो गए, दूसरी तरफ मियां साहब कहते हैं कि मेरे खिलाफ इस्तिगासा कुछ साबित नहीं कर सका। नहीं, मियां साहब ये कह रहे हैं कि जो मेरे साथ ज्यादती हो रही है उससे पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है दरख्शा हो जाएगा, क्योंकि ये गलतियां रुक जाएंगी और अवाम की ताकत जो है वो मेरे साथ होगी और आइंदा ये गलतियां नहीं होंगी और सिविल बालादस्ती होगी। और अगर सलाह सुन लें नवाज शरीफ का, फिर आगे इस पर बात करते हैं। नवाज शरीफ क्या कहते हैं, पहले उनसे खुद सुन ले। एक तकलीफ पे अमर होता है मेरे लिए, बहुत तकलीफ की बात होती है कि मैं इस वक्त 35 साल से ज़्यादा मुझे आवाम की खिदमत करते हुए हो चुके हैं। जब से मैंने सियासत में कदम रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह करप्शन मेरे करीब से नहीं गुजरी या मैं करप्शन के करीब से नहीं गुजरा। कभी कोई किक बैक नहीं लिया अल्हम्दुलिल्लाह, कभी कोई कमीशन नहीं ली, और कभी अल्लाह के फजलो करम से मैंने कोई मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी का मैं मुर्तकिब नहीं हुआ। इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का मैं कभी मुर्तकिब नहीं हुआ, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। 35 सालों में एक भी इसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। अच्छा खुशनुद्दीन खान, ये तो मियाँ नवाज शरीफ अवाम को से बात कर रहे थे, अवाम को मैसेज दे रहे थे कि वो बेगुनाह हैं, और अवाम से बात करनी है ना, वो अवाम के नुमाइंदे हैं, वो नैब के नुमाइंदे तो नहीं है। मैं आपको एक अपना हंच बताऊं कि नैब बिखर रहा है और शायद ये नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के बाद इस हुकूमत का एजेंडा ख़त्म हो जाएगा और शायद इस पर अपोजिशन से बात भी हो जाएगी, और वो जो मैं एनआरओ कहता हूं कि एनआरओ होगा, वो भी इन्हें करना पड़ेगा, इसलिए कि अब इनकी बारी है। खुद हुकूमत के लोग अंदर जाने शुरू हो जाएंगे। ये जो महमूद खान वाला किस्सा सुनाया मैंने आपको, वो भी है। अभी तक जो 2 फैसले आए हैं, एक तो जो है वो मियाँ नवाज शरीफ को पनामा केस में हमेशा के लिए नाहिल करार दिया गया है, उसको खुद इमरान खान ने उस पर तनकीद करके सूरत हाल को बहुत ख़राब कर दिया। इमरान ने कहा कि कमज़ोर फैसला आया। फिर इसके बाद जो दूसरा फैसला आया उस पर उसमें हाई कोर्ट ने कहा कि करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। अगर आइंदा फैसले भी इसी तरह के मुबहम हुए और वाज़े तौर पर यह साबित ना हुआ कि मियाँ नवाज शरीफ ने करप्शन किया है, तो ये इंतकाम का मैसेज जाएगा जो बड़ा खतरनाक होगा। मुझे लगता है चूंकि तक अदालत होती है आज हमारा तबसरा, अब 24 उन्होंने अनाउंस कर दिया है, लेकिन मैं समझता हूँ कोई इसी तरह की सूरत हाल जो होगी, जो मियाँ नवाज शरीफ का आज दर्द था, उन्होंने जाके डाइस पे कहा कि हजूर अनवर मैं 78 पेशियाँ इसमें और 87 पेशियाँ पिछले केस में भुगत चुका हूँ, आज मेरी जान खलासी है, मेरी कल तो पेशी नहीं है। तो आप अंदाज़ा करें कि नवाज शरीफ किस कर्ब में था, पेश होना, रोज सुबह सवेरे उठना, सुबह सवेरे तैयार होना, कभी अपनी मर्जी की नींद ना सोना, तो इसके लिए एक अजाब है। लेकिन ये जो अजाब आपने डाल दिया है, ये अजाब शायद अब नस्लें भुगतेंगी, इसलिए कि आपने रवायत डाल दी है और आपने किसी इज्जतदार की इज्जत नहीं रहने दी। अच्छा खुशनुद्दीन खान, जो उन्होंने आज जो एक्ट किया है, जिस तरह से परफॉर्म किया है कि जज के सामने खड़े होकर कहा कि आपसे मुझे इंसाफ की उम्मीद है, वो जज को बराह रास्त जाती तौर पर मुखातिब हुए हैं और जज को जो है वो आइंदा नवाज शरीफ और उनके दरमियान एक जाती सी ताल्लुक पैदा करने की कोशिश की है जो कारगर भी साबित हो सकती है और जज जो है वो मुतासिर भी हो सकता है। और ये मियाँ नवाज शरीफ की एक बहुत नफसियाती
और एक पॉलिटिकल कोशिश थी, और मेरा ख्याल है कि ये कोई कानूनी जुर्म नहीं है, वो कह सकते हैं। नहीं, कुरानी जुर्म तो कोई नहीं है, और लेकिन अपना उनकी अकल का भी तकाजा है कि वो एक जाती तौर पर कहें कि देखो मुझे तुमसे इंसाफ चाहिए। कोई अकल का तकाजा नहीं है। वो अगर उनका वकील ना होता ख्वाजा हारिस तो वो खुद जा सकते थे। आपने इसमें से जो नुक्ता निकाला है वो नुक्ता इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और वो कह सकते हैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स के तौर पर कि जज साहब मुझे आपसे इंसाफ की उम्मीद है। और उन्होंने क्या कहा, जज साहब आप मेरे भाई हैं, ये नहीं कहा। लेकिन उन्होंने कहा मुझे, उन्होंने इंसाफ देना, अदालत ने, वो जज से मुखातिब नहीं, अदालत से मुखातिब। केस बड़ा सादा सा है। केस ये है कि मियां नवाज शरीफ ने वजीर आला और वजीर आजम के ओहदे पर होते हुए जो है वो अपने बच्चों के नाम पर बैरून मुल्क जायदादें बनाई, जबकि बच्चे उस वक्त नाबालिग थे। लेकिन मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं कि उनके बच्चों ने, किस चीज से साबित हो गया है, ये किस चीज से साबित हो गया, ये जो केस किस चीज से साबित हो गया? नवाज शरीफ घर के सरबराह थे और बच्चों के लिए, पोतों के लिए, खाए 1 साल का, खाए 10 साल का, खाए 20 साल का, वो बना सकते हैं। उन्होंने कहा, और उस वक्त भी उनके पास पैसे थे, उनके पास उस वक्त पैसे थे जब इस मुल्क में किसी के पास मियां नवाज शरीफ ने खुद नहीं कहा ना। हम लोग रोज जो है वो मियां नवाज शरीफ को कहते हैं लूट लिया लूट लिया। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास खुद कह चुका है, तो ले भाई, चेयरमैन कल मोटरसाइकिल नहीं थी, आज दुबई में जायदादें। मियां नवाज शरीफ ने खुद जो कहा है वो ये नहीं कहा जो आप कह रहे हैं। मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि ये कतरी सरमाया था, और कतरी सरमाया वो साबित नहीं कर सके। बहरहाल ये फैसले में बाकी तफसीलात लोग पढ़ लेंगे। अच्छा खुशनूर खान, आपने एक खबर देनी थी, भी साबित नहीं कर सका, एक खबर देनी थी, आप एक खबर दे रहे हैं। तो खबर मैं आपको ये दे रहा हूं कि जनाबे वाजिद जिया जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के इंक्वायरी अफसर थे या उसके इंचार्ज थे, वो बुनियादी तौर पर इंचार्ज थे FIA से, FIA के सबसे सीनियर अफसर हैं। आज जब काम खत्म हुआ तो जनाबे वाजिद जिया को रेलवे का IG मुकर्रर कर दिया गया। अपना काम निकला और फारिग। बात तो तब थी कि उन्हें FIA में रहने देते या उन्हें FIA का नंबर 1 बनाते। उनको बेचारे को रांदा दरगाह कर दिया गया, रेलवे में भेज दिया गया। वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, आप उसके साथ क्या कर रहे हैं? तो ये इसके साथ ऐसा होता रहा है। ये खुशनूर खान, हमारी तारीख है कि जो ताजमहल है उसके हाथ कलम कर दिए जाते हैं, कहीं दूसरा ताजमहल ना बना दे। जो एक वजीर आजम के खिलाफ मुकदमा चलाता है उसे मौजूदा वजीर आजम भी सोचता है कि कहीं मेरे खिलाफ भी ये शुरू ना हो जाए। ये जाहिर इसी का एक शाखसाना है। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक है, और ब्रेक के बाद हम नाज़रीन बताएंगे कि फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि आसिफ जरदारी साहब भी नाअहल हो सकते हैं। क्या उनको नाअहल करना इस गवर्नमेंट के लिए या नैब के लिए पॉसिबल है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। छोटी सी ब्रेक है कर रहे हैं क्योंकि अपने कागजात नामजदगी में उन्होंने ये जाहिर नहीं किए। नाज़रीन, पहले हम चौधरी फवाद साहब की बात सुन लें, फिर उसके बाद इस पर कमेंट करते हैं कि क्या ये मुमकिन है। हमने जो जरदारी साहब की देखी है इलेक्शन कमीशन में, जो उन्होंने इलेक्शन लड़ते वक्त अपनी डिक्लेरेशन दी है, उसमें ये अपार्टमेंट डिक्लेयर्ड नहीं है। खुर्रम शेख जमान साहब को ये जिम्मेदारी दी है कि वो इलेक्शन कमीशन में जरदारी साहब के ऊपर ये डिस्क्वालिफिकेशन का रेफरेंस दायर कर दें। हाँ खुशनूर खान, आपने सुना है, आप क्या समझते हैं कि ये पॉसिबल है कि ये 62, 63 की भी बात कर रहे हैं? मेरी सुन लो, हौसला करो जरा, एक सेकंड देखें। आसिफ अली जरदारी इस मुल्क के सदर ममलकत रहे हैं और उन्हें मालूम है कि डिक्लेरेशन कितना ज़रूरी है, और सही डिक्लेरेशन। अगर उनके नाम पे वहाँ जायदाद होती, मुझे ये यकीन है वो डिक्लेयर करते। मेरा हंच है कि वो अगर है भी सही तो किसी और के नाम पर है। वैसे आज बड़ा ज़बरदस्त बात की है जनाब सईद गनी ने। उन्होंने एक तो यही बात की है कि वो इस मुल्क के सदर हैं, वो जानते हैं, लेकिन उन्होंने साथ एक और बात कही जो बड़ी टांटिंग है। उन्होंने कुछ लोगों ने तो असासे डिक्लेयर किए या नहीं किए, लेकिन बाज़ लोगों ने अपनी औलाद ही डिक्लेयर नहीं की। अच्छा, ये ऐसा छक्का है जो मुझे तो समझ नहीं आती, लेकिन इसके साथ ये है कि आपने किसी को सियासत में रहने देना है। आपका मंसूबा है कि आप मार्च तक, आपने खुद बता दिया है, नैब के बजाय वजीर बोल रहे हैं
और वजीर भी उस बात के बोल रहे हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। मार्च खाली हो जाएगा, मैदान खाली होएगा, वो गेंद जो है वो फलां छक्का लगाएगी और दुक्का लगाएगी, पता नहीं ये क्या है। ये सारा मुझे समझ नहीं। आसिफ जरदारी इनसे गिरता नहीं है, ये बात मुझे पता है, इससे ज्यादा मैंने नहीं कहनी कोई बात। और उसको अंदर करके देख ले, नवाज शरीफ को अंदर करके देख ले, इस मुल्क में फसाद हो जाएगा। खुशबू खान, एक बात तो यह है कि जो आप कह रहे हैं कि सईद गनी साहब ने एक नई लड़ाई का भी ऐलान किया, अब तक जो है वो इमरान खान के खिलाफ इस सिलसिले में जो है वो अदालत में चौधरी इफ्तिखार साहब भी गए हैं, दूसरे भी गए हैं, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी जाएगी तो वो बहुत बड़े सबूतों के साथ और बहुत बड़ी एफर्ट के साथ जाएगी, तो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी खतरे में पड़ सकता है। ये सईद गनी साहब का इशारा है। अब पता नहीं कि ये उनकी तैयारी भी है या वो ये बोलते पहले हैं तहरीक इंसाफ वाले, सोचते बाद में है तो इसका नतीजा क्या होगा। अब पता नहीं पीपल्स पार्टी एक खबर मुझसे सुन ले, जाते जाते एक खबर सुन ले, उसके बाद आप इस पे बात करना। आसिफ जरदारी साहब वाले मामले में कि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने अपने ही नैब के एक ग्रेड 22 के अफसर के खिलाफ, अपने नैब के एक ग्रेड 22 के अफसर के खिलाफ इंक्वायरी खोल दी है। कल इंशाअल्लाह अगर मुझे वक्त मिला तो मैं आपको ये केस बताऊंगा कि ये केस क्या है और नैब में क्या हो रहा है और कौन क्या कर रहा है। चले अब वापस आसिफ जरदारी साहब पर। ये भी एक खुशखबरी है कि नैब जो है वो करेक्शन कर रही है और अपने अंदर भी सफाई करे और इसकी जरूरत भी है। अच्छा, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट, खुर्शीद अली खान, आपको याद होगा कि शेख रशीद के मुकदमे में ये फैसला दे चुका है कि शेख रशीद साहब ने भी कुछ एक जमीन का टुकड़ा कागजात नामजदगी में जाहिर करने से जो है वो ओझल रखा था और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर लिखा था कि अगर इस जमीन के टुकड़े को जाहिर करने से उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनता तो इस पे इनकी नाहली भी नहीं बनती। इसी तरह से जो है ये अभी फवाद चौधरी ने भी नहीं वाजे किया कि छोटा सा फ्लैट है, आसिफ अली जरदारी साहब पर भी नाफिज होगा और वो नायल नहीं होंगे अगर नहीं भी डिक्लेयर किया तो जो हो जाती है। चीजें सियासतदान मसरूफ होते हैं जो और लोग बनाते हैं। एग्जैक्टली जो फैसला जो है वो शेख रशीद के बारे में है, वही फैसला जो है वो आसिफ जरदारी के बारे में भी आएगा। और फिर लेकिन ये जो कोशिश है इस गवर्नमेंट की कि सुनिया हो जावन गलियां विच मिर्जा यार फिरे, अकेला ही इमरान खान पाकिस्तान में अगर रहा तो नहीं होना, ये नहीं होना, अभी कुछ और होगा, आप देखोगे कुछ और होगा। आज खुर्शीद शाह ने कहा है कि मिड टर्म इलेक्शन की बात करके इमरान खान ने अपनी नाकामी तस्लीम कर ली है, तो बात तो वो ठीक कर रहे हैं। आपको क्या जरूरत थी, आपने अभी स्टार्ट लिया नहीं, पहले मिड टर्म इलेक्शन आ गए और उनकी बात करने लगे हैं। अच्छा, खुर्शीद शाह जैसा सियासतदान कह रहा है। अगर खुर्शीद शाह है तो वो हमें सुना भी दे। खुर्शीद शाह ने एक और बात भी कही है। हाँ सुने, हाँ खुर्शीद शाह को सुने, खुद क्या कह रहे हो। 100 डेज के बाद एक बात कौम के सामने कह दे कि मिड टर्म हो सकते हैं, तो इसने इस बात को तस्लीम किया है, अपनी नाकामी को तस्लीम किया है कि जब इसने मिड टर्म की बात की है। अच्छा, खुर्शीद अली खान, उन्होंने आगे चल के ये भी कहा है जो हमने चला नहीं सके टाइम कम होने की वजह से कि ये फैसला अभी होना बाकी है कि मिड टर्म इलेक्शन होंगे या पार्लियामेंट के अंदर तब्दीली आएगी। पार्लियामेंट के अंदर तब्दीली के भी इम्कानात जो हैं वो आप रद्द नहीं कर सकते। आज वसीम अख्तर जो एमक्यूएम के मेयर हैं कराची के, मैंने आपको अगले दिन बताया था कि इस मुल्क का आइंदा सदर आसिफ अली जरदारी है, इस मुल्क का वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी है। मैंने को अपने पल्ले से नहीं गढ़ा था। अच्छा, ये पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद किए बगैर चल नहीं सकते और वो हल्के जो इन्हें लाए हैं वो ये जरूरत महसूस करेंगे अगर पीपल्स पार्टी खत्म हो गया। नवाज शरीफ। नाज़रीन, हमारे पास टाइम खत्म हो गया। सिर्फ इतनी बात थी कि वसीम अख्तर और पीपल्स